हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज के इस लेक्चर से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्लास 10th का इकोनॉमिक का थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। अगर आपने अभी तक मनी एंड क्रेडिट में कुछ भी नहीं पढ़ा है या एसएसटी आपको बोरिंग लगता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत आसान लगेगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे तरीके से हम समझेंगे। इसमें हम लोग बोर्ड की स्पेशली तैयारी करेंगे। क्या? जैसे कि आज आप लोगों का हुआ बना हुआ है कि सीबीएसई जो है वो सीवीक्यू पूछता है, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, और वो पूछता है तो उसको हम लोग कैसे चैलेंज करेंगे इसमें हम लोग देखेंगे। यानी इस वीडियो में हम सीवीक्यू भी देखेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड भी क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही साथ साधारण क्वेश्चन देखेंगे, और पूरा हम लोग एनसीईआरटी वाइज थ्योरी पढ़ेंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, अच्छे तरीके से जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, जिसमें भी आप देख रहे हैं, अच्छे तरीके से बस इस वीडियो को सुनना है। मैं जो जो बताऊंगा और जो जो हाईलाइटेड पॉइंट मैं बताऊंगा उसको नोट करना है। बाकी इसका जो नोट्स है मनी एंड क्रेडिट का, ये टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग ले सकते हैं। तो अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका हिस्ट्री देखते हैं मनी एंड क्रेडिट में कि आप लोगों का इसमें हिस्ट्री क्या है, यानी इतिहास क्या है मनी का। साथ ही साथ हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ मनी देखते हैं कि मनी का क्या क्या अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। इसमें हम बैंकिंग सिस्टम के बारे में देखते हैं, साथ ही साथ हम लोन के बारे में देखते हैं, और उसके साथ ये भी देखते हैं कि लोन को कहाँ से लिया जाता है, ठीक है। और इसका हम अच्छाई देखते हैं, साथ ही साथ बुराई देखते हैं लोन्स के बारे में। तो काफी मजेदार चैप्टर है, आप अच्छे तरीके से देखिएगा। 80 में से 80 एसएसटी में आप लोगों का मार्क्स लाने का काम मेरा है। बस आप लोगों को इस वीडियो को अच्छे तरीके से सुनना है, नोट्स आप लोगों को मिल ही जाएगा। हम लोग एक एक टाइप के टॉपिक्स को अच्छे तरीके से देखते हैं। अब सबसे पहला आप लोगों का यहाँ पे टॉपिक आता है मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए। सबसे पहले हम लोग अपने जीवन में एवरीडे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों को कुछ भी गुड्स को खरीदना होता है, कोई भी सामान को खरीदना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जाते हैं शॉपकीपर्स के पास, मॉल जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं। कुछ भी हम लोगों को खरीदना होता है तो वो हम बाउट कब करते हैं, जब हमारे पास मनी होता है। मनी को हम देते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तब हमको शॉपकीपर सामान देता है और हम उनको मनी देते हैं। तो ये यही आप लोगों का है मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि अगर आप लोग कुछ बाइंग करने के लिए गुड्स गए हैं तो किससे जाएंगे, थ्रू दी मनी। उसी प्रकार से अगर कोई सेलिंग गुड्स है तो उसको खरीदेंगे हम किससे, कोई बेच रहा है तो वो मनी के लिए ही ना कर रहा है। तो सब चीज मनी है। ये मनी जो है इसी को मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मनी को एज ए पेमेंट में हम एक्सेप्ट करें, एज अ पेमेंट हमें मनी जो मिले वो एज अ पेमेंट मिले, एक्शंस मिले, ठीक है। लेकिन आज आप लोगों का मॉडर्न जमाना आ गया है। आज आप लोगों का कई सारा ऐप चलता है जिसके कारण से आप फोन पे कर देते हैं, गूगल पे कर देते हैं, अलग अलग प्रकार का यूपीआई आ गया है, अलग अलग प्रकार का आप लोगों का क्राइटेरिया होता है। यही सब इसमें पढ़ना होता है। हम मॉडर्न के बारे में पढ़ेंगे कि मॉडर्न जमाना में क्या होता था, एंशिएंट टाइम पे क्या होता था, अभी क्या नया रूल आ चुका है, रूरल एरिया में क्या होता है। काफी सारा इस लेक्चर में आप लोगों को टॉपिक समझने का अवसर मिलता है। और आप लोग हमेशा याद रखिए, सीबीएसई जो है वो चाहती है कि कोई भी रट्टू तोता ना बने। सीबीएसई चाहती है सिंपल सा, उसका फंडा यही है कि जो बच्चा है वो टॉपिक को पूरा अच्छे तरीके से समझ गया है, उसका प्रेजेंटेशन अच्छे रूप से दे, हम पूरा नंबर देंगे। उसका मार्किंग स्कीम में खुद लिखा रहता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ये मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज आता है। वही टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन अर्ली एजेज। अर्ली एजेज में हम लोगों का मनी जो है वो किस प्रकार से चलाया जाता था अर्ली एज में, एंशिएंट टाइम पे। तो उस समय क्या होता था, आप लोगों का बार्टर सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। अब ये कई बार आप लोगों का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है 2-3 मार्क्स का थ्योरी वाले में, तो याद रखिएगा। अब अगर पूछा जाए बार्टर सिस्टम क्या होता है तो आप लिखिएगा, बार्टर इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन 2 और मोर पार्टीज विदाउट द यूज ऑफ मनी। यानी बार्टर सिस्टम वो है कि हम गुड्स या सर्विस को एक्सचेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसी दो पीपल्स के रूप में, दो पार्टीज के रूप में, विदाउट मनी, यानी मनी का प्रयोग हम नहीं करते हैं उस चीज में। अब ये किस टाइप का सिचुएशन क्रिएट हुआ कि बिना मनी का यूज किए हुए हम बार्टर सिस्टम का प्रयोग करते थे अर्ली जमाने में। तो उस समय क्या होता था आप लोगों का, जैसे कि मान लीजिए किसी के पास राइज है, जैसे ये एक बंदा है इसका नाम ए है, दूसरा 2 बंदा है इसका नाम बी है, इसके पास आप लोगों का राइस है और इसके पास आप लोगों का वेट है।
अब ये बोलेगा कि भाई हमको वेट वांट करना है, यानी राइस जिसके पास है ये बोलेगा कि हमको जो वेट है यानी गेहूं है उसका आवश्यकता है, तो ये वाला बंदा इससे मांग लेगा और इसको चाहिए होगा राइस, तो बोलेगा ठीक है दोनों एक्सचेंज कर लो। तो ऑन द बेसिस ऑफ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्राइटेरिया फॉलो हो जाता था बार्टर सिस्टम के थ्रू। लेकिन कई बार डिफिकल्ट सिचुएशन भी क्रिएट होते थे, जैसे कई सारे ऐसे लोग होते थे प्रॉब्लम फेस करते थे जिसको हम लोग डबल कोइंसिडेंट और बॉन्ड कहते हैं। इसमें क्या होता था, पार्टी मस्ट एग्री टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस। इसमें पार्टी जो होते थे वो एग्री कर जाते थे हम गुड्स एंड सर्विस को कर लेंगे एक्सचेंज, बट अगर कोई एक जिसके पास, जैसे ये एक बंदा है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, राम हो सकता है, इसका नाम श्याम हो सकता है। अब ये जो है इसके पास आप लोगों का शूज है यानी जूता है, दूसरे का पास आप लोगों का कोट्स है यानी कि आप लोगों का यहाँ पे मटका है। अब ये बोलेगा जूता वाला कि हमको जो है वो वेट चाहिए, और ये बोलेगा कि हमको जो है ये वेट नहीं हमको वेट चाहिए, हमको वेट चाहिए। ये बोलेगा टेक शू एंड गिव मी दी वेट। ये बोलेगा आई वेंट शू बट आई डोंट हैव वेट, आई हैव पॉइंट, यानी इसके पास वेट नहीं है, गेहूं नहीं है, इसके पास आप लोगों का मटका है, और ये बोल रहा है कि मेरे पास शूज है, मेरा जो शूज है वो ले लो और हमको गेहूं दे दो। लेकिन इस सिचुएशन में क्या आप लोगों का यही प्रॉब्लम फेस किया जाता है, डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड, यही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है आप लोगों का। तो प्रॉब्लम रियल टाइम में काफी ज्यादा आप लोगों का यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट होता था कि कोई एक बंदा है, एक सिचुएशन में उसको बार्टर सिस्टम के थ्रू पैसा मिल गया, मतलब वो जो सर्विस गुड्स लेना चाहता है वो उसको मिल गया, लेकिन दूसरा वाला जो बंदा होता है उसको नहीं मिलता है। यही इसमें आप लोगों का क्राइटेरिया होता है, यही सिचुएशन हो जाता था जिसके कारण से काफी ज्यादा परेशानी फेस करनी होती थी। तब सबने आइडिया लगाया, नहीं भाई बार्टर सिस्टम से काम नहीं चलेगा। आगे चलता गया चलता गया चलता गया, फिर मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न के जमाने मतलब मिडाइवल के जमाने में आप लोगों का चलन हुआ किसका, फिर एंशिएंट भी आया था आप लोगों का। तो उस समय कॉइन्स का प्रयोग होने लगा, कॉइन्स का प्रयोग हुआ, धीरे धीरे आप लोगों का इंडिपेंडेंस हुआ सब मॉडर्न से, उसके बाद एंशिएंट से। बाद में जब हम लोग प्रेजेंट टाइप पे आए तब हम लोगों का नोट्स इशू किया गया, करेंसी इशू किया गया, जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो बार्टर सिस्टम आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन में पूछा जाएगा, सीधा बताओगे हाँ भाई बार्टर सिस्टम ये होता है। बार्टर सिस्टम एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विस होता है, जो कि दो पीपल्स के बारे में, पर्टिकुलर पीपल्स के बारे में होते हैं, वो इजिली सर्विस और गुड्स को एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन कई सारा प्रॉब्लम फेस किया जाता था जिसको हम डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। ये एग्जाम्पल लेके आना है, ये आप लोगों का एग्जाम्पल है, ये पूरा आप लोगों को एग्जाम्पल लेके आना है, चित्र नहीं बनाना है, ड्राइंग नहीं बनाना है, लेकिन एग्जाम्पल तो लेके आइएगा। इस बेस पे आप लोगों को नंबर मिलेगा। 2026 2027 के भी बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो याद रखो। अब यहाँ पे निकल के आता है मॉडर्न इकोनॉमी में। अब मॉडर्न इकोनॉमिक में क्या आ गया है हमारे जमाने में, अब इसमें आता है मॉडर्न इकोनॉमिक में एक्शंस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी में, मॉडर्न फॉर्म ऑफ इकोनॉमी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। इसमें बोला जाता है कि मनी जो है ना, मनी इज एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स। पहले क्या होता था, जब डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड हो जाता था अर्लियर टाइम पे, इकोनॉमिक वेज पे जब एक्सचेंज किया जाता था मनी को, लेकिन जब आप लोगों का मॉडर्न फॉर्म ऑफ इकोनॉमी आया, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आया, इन मॉडर्न इकोनॉमी आया, तो उस बेस पे बहुत ज्यादा हम लोगों का आसानी होने लगा। एक्सचेंज कैसे आसानी होने लगा, यहाँ पे क्या होता था कि एवरीवन इसको एक्सेप्ट करते हैं। कैसे, अगर मनी से हम लोग कुछ खरीदें, everyone accept by the money, everyone accept by the थ्रू द मनी। अब थ्रू द मनी कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे कि कोई यहाँ पे फार्मर है, जैसे ये मटका बनाने वाला है, पॉइंट सेलर है, ये आप लोगों का स्विज मेकर है, ये आप लोगों का फार्मर है, तो हमको आवश्यकता है कि हाँ भाई, हमको आवश्यकता है कि हाँ भाई हम मटका खरीदना चाहते हैं, तो डायरेक्ट इसके पास जाएंगे, पैसा देंगे तो ये मटका देगा, हाँ ठीक है ओके मटका देंगे। उसी प्रकार से शूज सेलर है, इसको बोलेंगे हमको शूज दो तो देगा, ओके। उसी प्रकार से फार्मर है, इसको बोलेंगे क्रॉप दो तो देगा, ओके। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अर्ली एजेज में क्या होता है, देन क्या होता है और नाउ क्या होता है, यानी ये सभी टॉपिक जो है ये एग्जाम्पल में लेके आना है आप लोगों को। अब देखिए, we see that money is something that can act as a medium of actions in transactions
यानी कि हम लोग देखते हैं आज के डेली लाइफ में कि मनी को हम यूज करते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए, लेकिन अर्लियर टाइम पे हमने देखा कि बैटर सिस्टम में किस प्रकार से आप लोगों का इसको चलाया जाता था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। और बार्टर सिस्टम में कई बार सफल भी होते थे, कई बार डबल कोइंसिडेंट हो जाता था, जिसके कारण से हम लोगों को जो चाहिए होता था वो नहीं मिल पाता था। किसी को भाई राइस चाहिए, उसके पास वेट है, किसी को यहाँ पे दाल चाहिए तो उसके पास जूता है, तो किस प्रकार से होगा, इसी को तो डबल कोइंसिडेंट करते हैं। तो इसी में हमने अर्लियर एजेस में देखा ग्रेन्स आ जाता है, इसका एग्जांपल कैटल्स आ जाता है, यूज्ड बाय मनी। अर्लियर एजेस में जो ग्रेन्स होते थे या जो केटल्स होते थे, यानी काव वगैरह जो होते थे, काव एफएलओ, इसको यूज किया जाता था मनी के रूप में। लेकिन जब देन आया तो उस समय हमने मेटालिटिक गोल्ड्स का प्रोड्यूस किया, इसमें यूज करने जाने लगा मनी को। अब इसमें आप लोगों का गोल्ड यूज होता था, गोल्ड, उसके बाद आप लोगों का सिल्वर यूज होता था, उसके बाद कॉपर यूज होता था, जो कि काफी ज्यादा अधिक मूल्यवान था उस टाइम पे। और उसके बाद फिर नाउ यानी आज के डेट में करेंसी आप लोगों का प्रोड्यूस हुआ है। आज के डेट में आप लोगों का करेंसी प्रोड्यूस हुआ है, जिसमें हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि ये आप लोगों का यहाँ पे है 500 का नोट, यहाँ पे आप लोगों का 100 का नोट है, फिर आप लोगों का अलग अलग प्रकार से कॉइन है, जैसे 1 का है, 2 का है, 5 का है, 10 का है। तो इस प्रकार से करेंसी के रूप में आज हम लोग इसको स्टैब्लिश किए हैं। अलग अलग देश का अलग अलग कॉइन्स है और करेंसी है। तो आज वर्ल्ड में या इंडिया तौर पे देखेंगे तो आज हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा इजी हो जाता है। कहीं पे भी जाएं अच्छे तरीके से पैसा निकाल लिया, पैसा रख लिया, कहीं पे जाएंगे शॉपकीपर पे, कहीं पे भी हम लोग जाएंगे कोई सेलर पे, कुछ खरीदने के लिए जाएंगे, गुड्स और सर्विस हमको वो प्रोवाइड करेगा। किस बेस पे? एक्सचेंज ऑफ मनी के बेस पे। और कौन सा मनी यूज होगा? करेंसी होगा या फिर कॉइन्स होगा, ना कि अर्ली एज में ग्राम और कैटल को आज के दौर में हम लेके जाएंगे कि भाई हम मेरे पास ये आवश्यकता है, हमको ग्राम और कैटल दे दो, ग्रेन्स और कैटल के रूप में हमको ये सामान दे दो। क्या ये मनी ऑफ एक्सचेंज हो सकता है? नहीं। उसी प्रकार से अगर ये सब हम लेके जाएं तो हमको मिलेगा, हाँ मिलेगा, लेकिन काफी ज्यादा आप लोगों का आज के डेट में ये सब मूल्यवान हो गया है। काफी ज्यादा इसका जो प्राइस है वो काफी हाई हो चुका है, जो कि हम इजिली नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमने एक पेपर का नोट स्टैब्लिश किया, जिसको नाम दिया करेंसी। अलग अलग देश में अलग अलग लोगों के द्वारा किया जाता है, और इस करेंसी को इंडिया लेवल पे आरबीआई प्रोड्यूस करती है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बस आपको इतना याद रखना है, अर्ली एजेज में क्या होता था, फिर देन में क्या हुआ और नाउ में क्या हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग करेंसी के बारे में पढ़ते हैं। करेंसी, अब करेंसी क्या होता है? करेंसी इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। करेंसी जो है एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है, आधुनिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है, जो कि पेपर नोट्स होता है और कॉइन्स होता है। पेपर नोट्स इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है पेपर नोट्स के थ्रू और कॉइन्स के थ्रू। ठीक है, आज के डेट में जो आप लोगों का मॉडर्न इकोनॉमी होता है, ना तो वो मेटल से बनाया जाता है, ना तो वो गोल्ड से बनाया जाता है, ना तो वो कॉपर से बनाया जाता है, ना तो वो सिल्वर से बनाया जाता है। एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल, यानी कि आप लोगों का जो ग्रेन है या कैटल है, इससे भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज, इसको हम एवरीडे यूज भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इससे नहीं बनाया जाता है। इसलिए हम अपने डेली लाइफ में करेंसी का प्रयोग करते हैं, ताकि अच्छे तरीके से जो भी गुड्स एंड सर्विस हमको चाहिए वो हम खरीद सके, बाय कर सके एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बाय द करेंसी। हम कैटल से नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी, हम लोग यहाँ पे अनलाइक ग्रेन से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसी में आप लोगों का एक क्वेश्चन अराइज होता है, जो कि होता है आप लोगों का व्हाई करेंसी एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सेप्ट क्यों किया जाता है करेंसी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए? अब सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे द्वारा आप लोगों को 3 फॉर्म अभी तक बताया जा चुका है। पहला बार्टर सिस्टम, दूसरा आप लोगों का अर्लियर एज में ही बार्टर सिस्टम, फिर आप लोगों का आया एंशिएंट, उसके बाद मॉडर्न, इस प्रकार से कुछ था आप लोगों का। सबसे पहले हमने सब कुछ देख लिया है कि पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम में क्या प्रयोग होता था, उसमें हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना होता था, यानी डबल कोइंसिडेंट। उसके बाद फिर हमने देखा कि आप लोगों का जब आफ्टर एज आया तो उस समय आप लोगों का कॉपर का यूज होने लगा, गोल्ड का यूज होने लगा, उसके साथ आप लोगों का मेटालिक प्रयोग होने लगा, और अर्लियर एज में कैटल्स का, ग्राम्स का प्रयोग होता था। तो काफी ज्यादा दिक्कतें हमें फेस करनी होती थी। इसीलिए तो हमने एक्सचेंज किया, एक्सेप्ट किया कि नहीं, हम लोग उन सभी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं मॉडर्न जमाने में, इसलिए करेंसी को इशू किया गया। कोई भी देश को चलाने के लिए करेंसी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और अगर इस प्रकार का क्वेश्चन कहीं पे भी आपको दिख जाए तो बताना है कि जो करेंसी होता है वो ऑथराइज्ड होता है किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। कोई भी कंट्री में
ऑथराइज किया जाता है क्या, करेंसी को, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, तब वो सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भैया ये किसके द्वारा, सरकार के द्वारा किया गया है, ऑर्गेनाइज्ड, सरकार के द्वारा ऑथराइज किया गया है, आई मीन ऑथराइज्ड, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो जेलवा में डाल दे देगी हम लोगों को। ठीक है, तो इस प्रकार से एक चलन हो गया है। कोई अनपढ़ भी है तो उसको पता है कि ये इतना का नोट है, ये इतना का नोट है, ये इतना का नोट है। ठीक है, कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि पूरा इंडिया लेवल पे ये छाया हुआ है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा इसको आप लोगों का ऑथराइज्ड किया गया है। अब यहीं पे बात निकल के आती है, 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा इंडिया का जो करेंसी है वो इशू किया जाता है। सिंपल, आरबीआई के द्वारा। कोई भी बैंक के पास ये पावर नहीं है कि वो करेंसी को इशू करे, बिहाफ द सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अब यहाँ पे देखिएगा एक और इम्पोर्टेंट है, एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। किसी भी अदर इंडिविजुअल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास ये ताकत नहीं दिया गया है कि वो करेंसी को इशू करे। बस एक ही लोग कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट कर सकता है, किसी के देखरेख में, आरबीआई के देखरेख में। ठीक है, ये जो रुपये है हम लोगों का, इसको एक्सेप्ट किया गया है हर एक इंडियंस के द्वारा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड किया जाता है। बाकी बात ये आरबीआई के द्वारा लिया जाता है। अदर कंट्री में अदर क्राइटेरिया है, बस हमको इंडिया के बारे में पढ़ना है बस। उसके बाद फिर आगे आप लोगों का टॉपिक आता है। आगे आप लोगों का देखिएगा, आगे आप लोगों का आता है डिपॉजिट विद बैंक। ये आप लोगों का मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का ही टॉपिक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं डिपॉजिट विद बैंक। अब डिपॉजिट विद बैंक में क्या होता है, देखिए, The other form in which people hold money is as deposit with bank। कोई अदर फॉर्म ऑफ पीपल्स है जो होल्ड करते हैं, यानी मनी को जा करके डिपॉजिट करते हैं बैंक में, वही होता है आप लोगों का। और उसके बाद फिर क्या करता है, जैसे कि कोई फार्मर है, मान लीजिए इसका नाम राम है, और राम क्या करते हैं, ये अपना मनी को जो है ये होल्ड करते हैं बैंक में। उस बेस पे इनका जो पैसा होता है वो डिपॉजिट के रूप में बैंक में रखा रहता है। बाद में डिपॉजिट दी एक्स्ट्रा कैश इन दी बैंक, जो कमाता है उसके अलावा जो बच जाता है और चाहता है कि वो मैं सिक्योर करके रख दूं बैंक में, इसलिए वो जाकर के बैंक में रख देता है ताकि चोरी चारी ना हो जाए, बैंक में सही सलामत वो पैसा रखा रहेगा। उसके बाद बैंक क्या करती है, रिटर्न करती है केस और प्लस पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑन इंटरेस्ट एज अ इंटरेस्ट। यानी फिर बैंक क्या करती है, मान लीजिए कि आप कोई राम व्यक्ति हैं और आप लोग जाकर के बैंक में पैसा अपना जमा करेंगे, और उस बिहाफ पे बैंक वाला आपको क्या करेगा, कैश के रूप में पैसा तो देगा ही देगा, उसके साथ आप लोगों को इंटरेस्ट भी देगा। यही आप लोगों का बैंक का क्राइटेरिया होता है। अब यहाँ पे मन में डाउट चल रहा होगा कि भाई हम लोग पैसा क्यों रखते हैं बैंक में। पैसा इसलिए रहते हैं बैंक में ताकि हम लोगों को एक्स्ट्रा आप लोगों का यहाँ पे बेनिफिट्स मिल सके। जैसे हम लोगों ने ज्यादा पैसा कमाया, अगर कोई एक आम व्यक्ति है वो पैसा कमाया, उसके बाद फिर वो अपना सर्वाइवल के लिए थोड़ा सा पैसा घर में रखेगा, बाकी अपने मुताबिक वो पैसा जाकर के जमा कर देगा बैंक में, और उसका जब वो कैश निकालने जाएगा तो उसका इंटरेस्ट बनता रहेगा, और जब वो उसको निकालेगा तो डिपॉजिट के रूप में वो सारा आप लोगों का जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, एक्स्ट्रा जो मनी होता है, इंटरेस्ट के रूप में वो उसको प्रोवाइड कर देता है। यही आप लोगों का ये सिस्टम चलाया जाता है। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। यानी कि पीपल्स जो होते हैं उनके पास ये पावर्स है, उनके पास ये अलाउ है, प्रोविजंस है कि वो क्या करे, अगर जब भी उनको आवश्यकता पड़े कि हाँ भाई हमको पैसा निकालना है, तो डायरेक्ट वो बैंक जाएंगे, उसके बाद बैंक के थ्रू उनका पैसा इशू कर दिया जाएगा। इसमें कोई भी आप लोगों का खराबी नहीं है। जब भी अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि हाँ हमको पैसा का जरूरत है, तो बैंक जाएगा, बैंक से निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड। These deposit are called demand deposit. Demand deposit offer many interesting facility, one of which is check facility. अब सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान पूर्वक नोट कीजिएगा। अब इसमें कहा गया है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट आप लोगों का डिपॉजिट क्राइटेरिया आता है, जिसको दुनिया वाले ने नाम दिया है क्या, डिमांड डिपॉजिट।
अब डिमांड डिपॉजिट दुनिया वाले ने इसको नाम दिया गया है। इसका मतलब ये होता है भैया कि कोई भी अगर व्यक्ति है वो जब पैसा जमा करता है बैंक में और उसके बाद फिर क्या होता है, अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स वो खुलवाते हैं, उसमें विड्रॉवल उनका पैसा होता है, उसी सभी क्राइटेरिया को हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, जब डिमांड डिपॉजिट को हम लोग क्राइटेरिया को अप्लाई करते हैं तो मेनली हम लोगों को यहाँ पे काफी सारा फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है बैंक वाले के द्वारा। जो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें आता है चेक। चेक समझते होंगे आई होप। चेक के बारे में आप लोगों ने फिल्में वगैरह में या फिर कई सारे आप लोग जो सीरीज देखते हैं उसमें आप लोगों को पता होगा चेक क्या होता है। चेक यानी क्या होता है, जैसे कि आपके पास पैसा है और बैंक वाला आपको चेक प्रोवाइड करता है, तो आप कहीं पे भी जाते हैं तो चेक में आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से अमाउंट लिख करके किसी व्यक्ति को दे सकते हैं और वो व्यक्ति जब बैंक जाएगा तो आपके अकाउंट से वो 1,000 रुपया निकाल सकता है। यानी जितना आप अपना मनी उस चेक पे लिख के देंगे उस हिसाब से वो उसको विड्रॉवल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे पास चेक है, हम चाहते हैं कि चेक को कोई और बैंक में लेके जाएं और वहां पे अपना चेक दिखाएं, तो उस टाइप से हमारा चेक का जो पैसा होगा वो विड्रॉ हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति हैं, आपके पास पैसा है और आप कोई और व्यक्ति को चेक पे पैसा लिख के दिए हैं, कितना पैसा बैंक से लेके आओ, तो वो क्या करेगा, चेक जाके दिखाएगा बैंक वाले के पास और उस बेस पे आपके अकाउंट से पैसा निकाल के दे देगा। यही आप लोगों का सिंपल लैंग्वेज में चेक का मीनिंग होता है। तो ये टोटल आप लोगों का क्राइटेरिया होता है कि किस प्रकार से भाई डिपॉजिटरी बैंक के द्वारा चेक का प्रयोग किया जाता है। बाकी नोट्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक कहानी के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि आप लोगों का एग्जाम्पल है, अब यहाँ पे क्रेडिट आता है जिसको हम लोन कहते हैं। लोन यानी क्या होता है, लोन यानी थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आता होगा। लोन इज दी आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट होता है लोन, जिसमें क्या होता है, लेंडर जो होता है वो सप्लाई करता है बोरोवर को और वो क्या करता है, मनी और गुड्स को और सर्विस को रिटर्न करता है फ्रॉम द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, यानी फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे, इस बेस पे लोन लेता है। अब इसके लिए एनसीईआरटी बुक में आप लोगों का एग्जांपल दिया है स्टोरी ऑफ सपना। अब सपना क्या है, सपना में इसमें ये बताया जाता है कि सपना ए फार्मर, सपना जो होती है वो फार्मर होती है। ये ग्रो करती है ग्राउंड नट ऑन हर 3 एकड़स लैंड, उसका 3 एकड़ का जमीन है जिससे वो क्या करती है, फसल उगाती है, किसका, ग्राउंड नट का। उस बिहाफ पे बोला जाता है कि सी टेक्स लोन फ्रॉम द मनी लेंडर्स, ये जो लोन्स होती है ये मनी लेंडर से लेती है टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रिपे द लोन। यानी ये सोचती है कि अगर मैं मनी लेंडर से ले लेती हूँ पैसा, लोन ले लेती हूँ एज अ मीडियम ऑफ लोन, तो हमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाद में जब मेरा क्रॉप अच्छा से प्रोड्यूस हो जाएगा तो जो भी पैसा होगा मैं चुका दूंगी। लेकिन बाद में क्या होता है, ड्यू टू क्रॉप फेलियर सी इज अनेबल टू रीपे लोन टू द मनी लेंडर, फिर जो क्रॉप होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है कुछ कारणवश, उसी कारण से वो पैसा नहीं चुका सकती है जिससे वो लोन के रूप में क्रेडिट लोन ली है, यानी मनी लेंडर्स को। ठीक है, यानी ताल्लुकदार जिसको हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर सपना टेक अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन, इट इज ए नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर बट दी अर्निंग आर नॉट इनफ टू कवर ओल्ड लोन। फिर सपना सोचती है कि यार अभी जो मेरा पैसा है वो मेरा क्रॉप जो है वो तो डिस्ट्रॉय हो गया है, तो इस बीच में मेरे पास पैसा नहीं है और जो मैंने मनी लेंडर से, तुलुकदार से, जमींदार से जो पैसा लिया है क्रेडिट के रूप में, लोन के रूप में, तो वो तो मैं रीपे नहीं कर पाऊंगी। जिसके कारण से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि अगली साल जो मेरा अच्छा तरीका से फसल उगेगा, जो प्रोड्यूस होगा, उसकी मदद से जो उसमें अर्न होगा वो हम चुका देंगे। लेकिन इसमें भी फेल हो जाती है क्योंकि अच्छे तरीके से इसका फसल नहीं उग पाता है। रिजल्ट ये होता है कि सी फेल्स इनटू, जो आप लोगों का यहाँ पे पे जो होता है लैंड्स के रूप में, रिपे जो होता है लोन, वो ये नहीं चुका पाती है, जो कि सबसे बड़ा इसका फेल्योर साबित होता है। तो ये सपना का कहानी होता है। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या हुआ, इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया था कि हम लोग यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी अच्छाई और बुराई के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो आप लोगों का बुराई हो गया। तो क्या भाई हमेशा लोन लेते वक्त हमेशा बुरा ही होता है? अच्छा भी हो सकता है। सपना ये भी कर सकती थी कि बैंक में जा करके लोन लेती, उसके बाद फिर ये अच्छे तरीके से उसमें चुकाती, तो बैंक वाला अच्छे तरीके से इसको लोन भी प्रोवाइड करता। लेकिन इनके द्वारा बैंक के पास ना जा करके
तीसरा क्राइटेरिया अपनाया गया जो कि आप लोगों का लैंडर्स था, ठीक है, तुलुकदार थे, जमींदार थे, और इसका हमेशा आर्ग्यूमेंट होता है, इसी कारण से इसको आगे चल के जमीन बेचना पड़ा। तो ये इसका एक गलत क्राइटेरिया था, इसको जाना चाहिए था बैंक। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता था, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता था, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपना के द्वारा क्या गलत स्टेप उठाया गया, तो यही स्टेप उठाया गया। एक और कहानी होता है जिसकी मदद से आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। कोऑपरेटिव जो होते हैं, ये कोऑपरेटिव जो होते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि वर्क करता है किसमें, वेलफेयर के रूप में। There are several type of cooperators possible such as farmer. Farmer भी इसमें हो सकता है। उसके बाद आप लोगों का फार्मर कोऑपरेटिव होता है। उसके बाद फिर आप लोगों का इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, कोऑपरेटिव्स होते हैं। बहुत सारा इसमें शामिल किया जाता है जो कि कोऑपरेटिव फॉर्म होता है। लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव इन रूरल एरिया, इसी से ये लोग लोन लेते हैं। अब इसमें एक्सेप्ट क्या किया जाता है, डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर। इसमें एक्सेप्ट किया जाता है कि भाई डिपॉजिट करेंगे मेंबर्स के रूप में। विथ एंड दिस डिपॉजिट एज अ कलेक्टर्स द कोऑपरेटिव हैज ऑब्टेन्ड एज ए लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक। ये जो कोऑपरेटिव्स होते हैं ये लार्ज ऑब्टेन करते हैं लोन। द फाउंड आर यूज्ड टू प्रोवाइड लोन टू मेंबर। उसके बाद फिर ये फाउंड करते हैं, यूज करते हैं अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करने के लिए लोन। तो ये आप लोगों का रूरल एरिया में चलाया जाता है कि रूरल एरिया में किस प्रकार से टर्म ऑफ क्रेडिट का यूज किया जाता है, रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप लोगों का आता है सबसे इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ से आया है, ये VBI है। इसमें आप लोगों का पूछा जाता है फॉर्मल सेक्टर एंड क्रेडिट इन लोन। अब यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया क्या होता है। अब फॉर्मल सेक्टर जो होता है ये 2 टाइप्स होता है। पहला इसका टाइप होता है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट लोन और दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट लोन। इसमें सबसे पहला आप लोगों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है। अब जो फॉर्मल सेक्टर होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मल सेक्टर जो होता है ये आप लोगों का रिकॉग्नाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसका जो सुपरवाइजर्स होते हैं, फंक्शनिंग क्राइटेरिया को देखने वाले, सोर्स ऑफ लोन को देखने वाले, ये RBI होता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें इंक्लूड किया जाता है बैंक्स को और कोऑपरेटिव्स को, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है, ए रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज। एक फ्यू अमाउंट में, एक अमाउंट जो है वो बहुत कम अमाउंट में आप लोगों का यहाँ पे एक इंटरेस्ट को जो है वो चार्ज किया जाता है अगर किसी के द्वारा आप लोगों का यहाँ पे लोन लिया जाता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है कि टर्म ऑफ क्रेडिट और फेयर के आधार पे किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो लोन लेता है तो उससे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद फिर प्रॉपर टर्म ऑफ क्रेडिट एंड कलेक्टर्स आर नेसेसरी फॉर दिस लोन्स। उसके बाद फिर RBI जो होता है किस प्रकार से बैंक जो है वो काम कर रहा है, किस प्रकार से प्रॉफिट मैनेजिंग हो रहा है। छोटा छोटा जो बैंक है सब तो RBI के अंडर में है ना, तो RBI इन सभी चीजों को करता है कि हाँ भाई RBI जो है ये सब चीज को देखेगा अच्छा तरीका से कि RBI हर एक चीज पे नजर रखता है कि क्या सही से काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। किसी के साथ जेंडर के बेस पे, किसी के साथ कास्ट के बेस पे, किसी के पास रिलीजन के बेस पे, किसी के पास बहुत सारा क्राइटेरिया है, क्या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं किया जा रहा है बैंक के द्वारा। तो उन सभी चीजों को केयरफुली देखा जाता है RBI के द्वारा। ये आप लोगों का फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट होता है। अगर फॉर्मल सेक्टर का यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखें तो सबसे पहला बैंक हो जाएगा, दूसरा आप लोगों का कोऑपरेटिव्स होते हैं। और उसके बाद इनफॉर्मल सेक्टर देखें तो ये नो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका कोई भी सुपरवाइजर नहीं होता है। ये क्रेडिट एक्टिविटी लेंडर्स होते हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर को चलाते हैं। इसमें कौन कौन सा इंक्लूड होता है, इसमें कौन कौन सा इंक्लूड होता है, ये तो स्पेशली चलाया जाता है, ये तो कुछ फॉर्म ही नहीं होता है। इसमें स्पेशली हमको अगर पैसा का आवश्यकता है तो हम जाएंगे फ्रेंड के पास, फ्रेंड से पैसा मांगेंगे, भाई हमको पैसा दो। हम अपने रिलेटिव्स के पास जाएंगे, हम अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे, मनी लेंडर्स के पास जाएंगे। तो ये सभी जो आप लोगों का लोग होते हैं ये इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े नहीं होते हैं। डायरेक्ट हम जाकर के पैसा मांगते हैं, बट ये जुड़ा होता है, इसमें सब चीज को क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है। या इसका ये उल्टा है। उसी प्रकार से यूजली ये वेरी हाई रेट इंटरेस्ट इज चार्ज, जैसे कि मेरे द्वारा पहले आप लोगों को बताया गया था। बैंक के द्वारा, RBI के द्वारा जब आप लोगों का फॉर्मल सेक्टर को देखा जाता है तो इस बेस पे आप लोगों का यहाँ पे इसमें
ज्यादा पैसा इंटरेस्ट के रूप में नहीं चार्ज किया जाता है, बट इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा पैसा चार्ज किया जाता है इन सभी के द्वारा। टर्म ऑफ क्रेडिट कैन बी अनफेयर एंड देयर कैन बी डिस्क्रिमिनेशंस। अब इसमें क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर में डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ आप लोगों का यहाँ पे जेंडर। तो काफी सारा इसमें अनफेयर भी आप लोगों का देखा जाता है, जिसमें आप लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना होता है इनफॉर्मल सेक्टर में। चलो भाई, अब जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों का नोट डाउन कीजिएगा। ये आप लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर्स के लिए है। इसमें क्या किया जाता है, एक आप लोगों का मेंबरशिप फॉर्म किया जाता है, किसके द्वारा, पुअर्स पीपल के द्वारा, जिसको हम नाम देते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, इससे कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन, चाहे आप 22 का पेपर देखो, 23 का देखो, 24 का देखो या 25 का देखो, हर बार क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया। यानी लगातार 16 से लेकर के 25 तक तो पूछा ही गया है इस बारे में, तो आपको याद रखना है इसके बारे में। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप आर स्मॉल ग्रुप फॉर पुअर पीपल। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है वो स्मॉल ग्रुप होता है पुअर पीपल का, अबाउट 10-15 मेंबर्स इसमें होते हैं। उसके साथ दे पूल कलेक्ट देयर सेविंग पर मेंबर वेरियस फ्रॉम 25 से 100 रुपया मनी को आप लोगों का सेविंग किया जाता है पुअर पीपल के द्वारा। उसके बाद फिर क्या होता है, मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। यानी कि फिर जो पैसा जमा हो जाता है, अगर किसी मेंबर को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से पुअर पीपल्स को अगर आवश्यकता होती है, तो मेंबर से पूछ करके उस बेस पे वो लोन ले लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, ग्रुप चार्ज इंटरेस्ट ऑन दिस लोन बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट दी मनी लेंडर चार्ज। यानी इसमें फिर क्या होता है, आप लोगों का जो ग्रुप चार्ज होता है, इंटरेस्ट होता है ऑन दिस, जो लोन लिया, जो लोग लोन लेते हैं, बट ये जो लोन होता है ये काफी कम मात्रा में लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मनी लेंडर्स। Most of the important designs regarding the saving and loan activity are taken by the group member. उसके बाद फिर after a year or two, if the group is regular in saving, जब 2 साल हो जाता है तो इसका रेगुलर सेविंग होता है, फिर it become eligible for availing loan for the bank. उसके बाद फिर not only does it help women to become financially self-reliant, the regular meeting of the group provide a platform to decide the act on a variety of social issues such as health, nutrition। उसके बाद फिर आप लोगों का डोमेस्टिक वायलेंस एटसेट्रा। यानी कि ये जो आप लोगों का स्पेसिफिक फॉर्म हुआ है, जिसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, इसमें क्या होता है, अधिक मात्रा में जो है ना, ये वुमेन पार्टिसिपेट करती है, वुमेन आप लोगों का पार्टिसिपेट करती है, जिसकी मदद से इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद फिर इनके साथ आप लोगों का यहाँ पे न्यूट्रिशन अच्छा इनको मिलता है, हेल्थ केयर अच्छा मिलता है। काफी मस्त चीज है यार, रूरल एरिया में एक पुअर पीपल के लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है ना, तो यही आप लोगों का है, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। इसी बीच में एक और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का इसमें टॉपिक आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर पुअर के लिए। ये आप लोगों का आता है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। अब देखिए क्या हुआ है, एक प्रोफेसर है मोहम्मद यूनिस, इनको आप जानते होंगे, ये पहले बांग्लादेश के पीएम थे, अभी ये बन हट गए हैं जब चुनाव हो गया है। तो इनके द्वारा बोला गया कि इट वाज स्टार्ट बाय प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक है, में इनको नोबेल प्राइज मिला था। सॉरी, 2006 में मोहम्मद यूनिस को नोबेल प्राइज मिला था इनके काम पे। इन्होंने ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश को स्टैब्लिश किया। अब क्यों मिला इनको नोबेल प्राइज, उसके पीछे कारण है कि जब ये ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश को स्टार्ट किए थे, उस समय 1970 का दशक था, और उस समय वो स्मॉल प्रोजेक्ट के रूप में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश को होल्ड किए थे 2018 के रूप में। और इसमें 9 मिलियन मेंबर जो हैं, ये 81,600 विलेज में, अक्रॉस 81,600 विलेज बांग्लादेश में ये पार्टिसिपेट हो गया, और कई सारे लोग 9 मिलियन पीपल्स इसमें पार्टिसिपेट होने लगे 81,600 में। ऑलमोस्ट ऑल द बरोवर्स आर वुमेन एंड बिलोंगिंग टू पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यानी ऑलमोस्ट, मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में सबसे ज्यादा अगर कोई जुड़ा हुआ है तो वो वुमेन ही जुड़ी हुई है। उसी प्रकार से ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश में भी वुमेन का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा अधिक है, क्योंकि ये जो है इनके साथ काफी अधिक मात्रा में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, काफी अधिक मात्रा में इनको न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड किया जाता है, हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड किया जाता है, जिसके कारण से ये
यहाँ पे अकेलापन महसूस करती हैं, जिसके कारण से एक अच्छा इनको अवसर मिला इन रूरल एरिया में। क्योंकि देखिए रूरल एरिया में सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हमको देखने को मिलता है। आज के लेवल पे लिविंग स्टैंडर्ड काफी ज्यादा बेहतर हो गया, जिसके कारण से हमको शहर में तो उतना नहीं देखना मिलता है, लेकिन ज्यादातर रूरल एरिया में हमको डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों का वुमेन इनमें ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। अब इससे कुछ क्वेश्चन बनता है, वो भी जल्दी जल्दी देख लीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए सब क्वेश्चंस को, ये 2024 में पूछा गया है। ये सब जो भी क्वेश्चन है मेरे द्वारा आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। बस मेरे द्वारा पहले आप लोगों को बताया, जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से सुन लिया बेहतर है। अब सारा नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से चेक कर लीजिएगा, वहां से मिल जाएगा। आगे देखिए, दूसरा आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा आप लोगों का क्वेश्चन देखिए, उसके बाद फिर आप लोग चौथा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है। बहुत सारा क्वेश्चन है, एक कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये सब कुछ आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर हम लोगों का समाप्त होता है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर आप लोगों को एसएसटी में, साइंस में या मैथ में कुछ भी अगर आप लोगों को पढ़ना है तो सीधा इस चैनल को खोलना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे देखिएगा प्लेलिस्ट का नाम दिया गया है। प्लेलिस्ट का नाम पे क्लिक कीजिएगा, सारा आप लोगों का सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज आ जाएगा। उसमें मैंने हर एक चीज कवर करके रखा है। बस अगर उन सभी वीडियो को आप लोग देख लेते हो ना, पूरा यूट्यूब पे कहीं पे भी आपको पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं है। बस वो आप लोग देख लीजिएगा, आराम तरीके से आप लोगों का अच्छा मार्क्स आप लोग अचीव कर पाएंगे, चाहे आप हाफ ईयरली दें चाहे बोर्ड दें। तो फिर मिलेंगे, धन्यवाद।